नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को पेपर फर्स्ट के अकबर महान पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। 15 अक्टूबर 1543 ईस्वी को जब हुमायूं ईरान के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ, तब उसने अकबर को ढाई माह माहम अनगा को सुपुर्द कर दिया था। किंतु हुमायूं के भाई अस्करी जो था, उसने 1 वर्षीय अकबर को अपने संरक्षण में ले लिया था और अपनी संतानहीन पत्नी ने उसकी संतानहीन जो पत्नी थी, उसने अकबर को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। 1551 ईस्वी में हुमायूं ने अकबर को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया और उसका विवाह हिंदाल की पुत्री रुकैया से किया। उसके बाद अकबर को युद्धों का अनुभव कराने की दृष्टि से हुमायूं ने उसे अनेक युद्धों में अपने साथ रखा था। हुमायूं द्वारा गार्देज और वंशक के अफगानों के समय भी अकबर उसके साथ था। उसके बाद हुमायूं के भारतीय अभियान के समय में भी अकबर हुमायूं के साथ ही रहा। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हुमायूं के साथ सरहिंद के युद्ध में अकबर ने भी भाग लिया था। सरहिंद पर विजय प्राप्त करने के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया और बैराम खां को उसका संरक्षक नियुक्त किया था। लाहौर में अकबर को सूबेदार बनाने का निर्णय उसे प्रशासनिक अनुभव प्रदान करने के लिए ही किया गया था। 27 जनवरी 1556 ईस्वी में हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो उस समय अकबर पंजाब में कालानूर नामक स्थान पर था। साम्राज्य में विद्रोह की संभावना को देखते हुए हुमायूं की मृत्यु की जो सूचना थी वो 17 दिनों तक छुपाए रखी, गुप्त रखी गई। उसके बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कालानूर में ही अकबर का राज्याभिषेक एक चबूतरे पर कर दिया गया। इस अवसर पर बैराम खां को उसका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अब अकबर की प्रारंभिक कठिनाइयों को हम अगर जानना चाहें तो हमें पता लगता है कि जब 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज सिंहासन पर आसीन होने के बाद अकबर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उन सब समस्याओं ने चारों ओर से उसे घेर रखा था। उसके पास न तो कोई निश्चित साम्राज्य था और न ही शक्तिशाली सेना। उसको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा उसमें हम सबसे पहले ले सकते हैं अकबर का राज्य। कहते हैं, डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि अकबर जब कालानूर में सिंहासनारूढ़ हुआ तब यह नहीं कहा जा सकता था कि अकबर के पास कोई राज्य था। यद्यपि हुमायूं द्वारा आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया था, किंतु हेमू उस पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था। पंजाब, दिल्ली और आगरा तक ही उसका राज्य था, जिसकी सुरक्षा का प्रबंध करना भी उसके लिए आवश्यक था। दूसरी समस्या हम कह सकते हैं कि संगठित सेना का अभाव था। उसके बाद जो सेना थी वो सीमित थी। बैराम खां के नेतृत्व में एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी का ही वह स्वामी था। बाबर और हुमायूं की अपव्ययता के कारण शाही खजाना खाली हो चुका था। अतः एक शक्तिशाली सेना को बनाना भी अकबर के लिए कोई सरल कार्य नहीं था। प्राकृतिक विपदाएं भी अकबर के समक्ष एक समस्या के रूप में खड़ी थी। कहते हैं कि जब वह राजगद्दी पर आसीन हुआ उसी वर्ष भारत में भीषण अकाल पड़ा था। जनता के भूखों मरने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी समय प्लेग की महामारी भी फैली, जिससे बड़ी संख्या में जनता मौत के ग्रास में चली गई। इस अकाल की भयंकरता का अनुमान अबुल फजल के वर्णन से लगाया जा सकता है। उसने लिखा है कि अकाल की भीषणता के कारण आदमियों का ही मांस खाने लगे थे। शाही खजाना खाली होने के कारण इस प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना अकबर के लिए एक दुरूह कार्य था। अकबर के प्रतिद्वंदी भी उसकी समस्या का एक कारण थे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए अनेक लोग प्रयत्नशील थे। हेमू दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहा था और यह अकबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी भी था। काबुल पर अकबर के सौतेले भाई मोहम्मद हाकिम ने अधिकार कर रखा था। दिल्ली, आगरा, पंजाब के दावेदार सूरवंशीय आदिल शाह और इब्राहिम भी थे। सिकंदर शाह भी पंजाब पर अधिकार करने के लिए प्रयत्नशील था। अतः अकबर को अपने इन सभी प्रतिद्वंदियों का सामना करना था। राजपूतों की समस्या भी उसके सामने मुंह खोले खड़ी थी कि जो मुगलों को भारत से निष्कासित करने के लिए कृत संकल्प थे। यद्यपि उन्हें खानवा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा था, किंतु उससे भी वह हतोत्साहित नहीं हुए थे। मारवाड़ का जो शासक मालदेव था,
इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो चुका था और दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था। अतः अकबर को दिल्ली पर अधिकार बनाए रखने के लिए हेमू के अतिरिक्त राजपूतों को भी पराजित करना अति आवश्यक हो गया था। विश्वासघाती संबंधी भी थे उसके, जिसमें हम कह सकते हैं कि काबुल के उसके सौतेले भाई हाकिम मिर्जा, उसका संरक्षक मुनीम खां, अकबर का प्रमुख अमीर तारदी बेग, ये सभी ऐसे संबंधी थे जो अकबर के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे और इनका दमन करना अकबर के लिए आवश्यक था। अकबर का अवयस्क होना भी उसकी समस्या का एक कारण बन गया था कि 1556 में जब अकबर राज सिंहासन पर आसीन हुआ तब वह मात्र 14 वर्ष का था। इतनी अल्पायु में ही अकबर को चारों ओर से समस्याओं ने घेर लिया था। अकबर को उस समय तक न तो बहुत अधिक प्रशासकीय और न ही सैनिक अनुभव था, किंतु यह अकबर का सौभाग्य था कि उसे बैराम खां जैसा योग्य और अनुभवी संरक्षक मिल गया था, जिसकी सहायता से अकबर ने सभी समस्याओं का समाधान किया था। संरक्षक की समस्या भी थी। अकबर के संरक्षक बैराम खां ने यद्यपि अकबर की समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण सहायता दी थी, किंतु उसके कारण ही अनेक समस्याएं भी उठ खड़ी हुई थी। बैराम खां फारस का रहने वाला शिया संप्रदाय का था, अतः जो अकबर है उसके अन्य सुन्नी अमीर और पदाधिकारी उससे चिढ़ते थे, जिससे अकबर के अमीरों में पारस्परिक द्वेष जो था वो व्याप्त हो गया था। इसके अतिरिक्त जब बैराम खां को अकबर का संरक्षक नियुक्त किया गया था, उस समय इस पद के लिए तारदी बेग, शाह अबुल माली, मुनीम खां भी उम्मीदवार थे। बैराम खां के संरक्षक बनने पर बाकी तीनों की आशाओं पर पानी फिर गया, इसलिए वो बैराम खां से ईर्ष्या रखते थे। अब अकबर के अधिकारियों में पारस्परिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया था। प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुधारना एक उसके लिए एक चुनौती था। बाबर ने जब दिल्ली और अन्य भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार किया था, उस समय उसको भारत में उचित प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का समय ही नहीं मिला था। हुमायूं भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सका था। उसके बाद शेरशाह सूरी ने भारत में उच्च कोटि की प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की थी, किंतु शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु के बाद भारत के क्षेत्र में अराजकता फैल गई थी और इस अराजकता का वातावरण जो था उस समय भी व्याप्त था जब अकबर राज सिंहासन पर बैठा था। अतः अकबर के लिए सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करना आवश्यक था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समय अकबर राजगद्दी पर बैठा था उसके समक्ष अनेक कठिनाइयाँ थी, जिनका समाधान करना अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अकबर के लिए आवश्यक था। अब अकबर ने उन समस्याओं का निराकरण कैसे किया कि अकबर एक कहते हैं योग्य और धैर्यशील युवक था। उसने सभी समस्याओं जो उत्पन्न हुई हैं उसके पश्चात भी उसने अपना साहस और धैर्य नहीं खोया, समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने का निर्णय किया। अकबर का कहते हैं सौभाग्य था कि इस संकट के समय भी उसे, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि बैराम खां जैसा योग्य और अनुभवी संरक्षक मिल गया था, तो बैराम खां की सहायता से ही इन समस्याओं का उसने समाधान किया और भारत में मुगल सत्ता वास्तविक अर्थों में स्थापित की। तो उन समस्याओं के निराकरण में सबसे पहला हम लेते हैं शाह अबुल माली को बंदी बनाना। अकबर के संरक्षक बैराम खां ने सबसे पहले अकबर के विरोधियों को समाप्त करने का निर्णय किया, क्योंकि जब तक उसके विरोधियों को समाप्त नहीं किया जाता तब तक एक शक्तिशाली शासन की स्थापना करना असंभव था। इसी उद्देश्य से बैराम खां ने सबसे पहले शाह अबुल माली को बंदी बनाने का निर्णय किया था। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और हुमायूं का विश्वास पात्र व्यक्ति था, किंतु अकबर की कमजोर स्थिति को देखकर उसने अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। निजामुद्दीन ने लिखा है कि उसमें धृष्टता बढ़ गई थी और यह अनुचित रूप से व्यवहार करने लगा था। अतः शाही भोज में आमंत्रित करके बैराम खां ने उसे बंदी बना लिया और लाहौर भेज दिया। बैराम खां द्वारा अबुल माली की इस तरह से बंदी बनाए जाने का और जो महत्वाकांक्षी अमीर थे उन पर भी प्रभाव पड़ा और उनकी महत्वाकांक्षाओं पर जो थे अंकुश लग गया। पानीपत का द्वितीय युद्ध और हेमू पर किस तरह से विजय उसने हासिल करी कि यह जो पानीपत का दूसरा युद्ध है यह अत्यधिक राजनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि इसी युद्ध में सफलता प्राप्त करने के बाद अकबर वास्तविक अर्थों में भारत का शासक बन गया था। इस युद्ध में अकबर का सामना हेमू शाह से हुआ था, लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि हेमू के नाम से जो इतिहास में ये हेमू शाह हेमू के नाम से प्रख्यात है, इन दोनों के बीच में जो पानीपत का युद्ध हुआ है उससे पहले हमें हेमू के विषय में जानना
आवश्यक हो जाता है कि ये हेमू कौन था। कहते हैं हेमू के पिता का नाम पूरनमल था और ये मेवात का निवासी था। इसका हेमू का जन्म कब हुआ, इस विषय में तो कोई निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, किंतु विद्वानों का मानना है कि उसका जन्म भी 1500 ईस्वी में अलवर के समीप माछेरी नामक स्थान पर हुआ था। हेमू जो है अत्यंत योग्य व्यक्ति था और उसकी योग्यता तत्कालीन अफगान शासक इस्लाम शाह से भी छिपी नहीं रही थी। अपनी व्यापारिक बुद्धि और असाधारण प्रशासनिक योग्यता के कारण ही हेमू जो था वो इस्लाम शाह के समय शाही रसद का संग्रहकर्ता नियुक्त किया गया था। अबुल फजल ने लिखा है कि वह अपनी दक्षता के कारण इस्लाम शाह के अधीन एक सरकारी फेरी वाला हो गया था। धीरे धीरे अपनी योग्यता के द्वारा वह उन्नति करता गया और आदिल शाह के समय में प्रधानमंत्री बन गया। आदिल शाह एक विलासी प्रवृत्ति का शासक था, अतः कहते हैं राज्य की वास्तविक शक्ति जो थी वो हेमू के हाथ में आ गई थी। हुमायूं की जैसे ही मृत्यु की उसे सूचना मिली और व्याप्त अराजकता के विषय में उसको जब जानकारी मिली तो हेमू ने इस स्थिति का लाभ उठाने का निश्चय किया। उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। राह में उसने ग्वालियर पर अधिकार किया और फिर आगरा की ओर बढ़ा। आगरा के सूबेदार उस समय सिकंदर खां उज्बेक था, जो कि हेमू की शक्ति को देखकर दिल्ली भाग गया था। इस प्रकार आगरा पर भी हेमू का अधिकार हो गया। उसके पश्चात हेमू दिल्ली पहुंचा, जहां उसका सामना मुगल सूबेदार तारदी बेग से हुआ था। तारदी बेग ने यद्यपि हेमू का सामना किया, किंतु कमजोर मुगल सेना के पारस्परिक मतभेदों से लाभ उठाते हुए हेमू ने तारदी बेग को तुगलकाबाद में 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी को परास्त किया। तारदी बेग दिल्ली छोड़कर भागा और भागकर अकबर के पास पहुंचा। इस प्रकार दिल्ली पर हेमू का अधिकार हो गया, जहां हेमू को विशाल धन संपत्ति प्राप्त हुई थी। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद जो हेमू है उसको अपनी शक्ति का आभास हुआ होगा, कहते हैं। अतः उसने दिल्ली में अपना राज्याभिषेक किया और स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। इस समय हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। दिल्ली पर हेमू द्वारा विजय और उसके राज्याभिषेक की सूचना जब अकबर और बैराम खां को मिली तो उन्होंने अपने प्रमुख सरदारों और अमीरों की एक सभा बुलाई, जिसमें आगामी भविष्य में कौन सी नीति अपनाई जाए यह निर्धारित उन्होंने किया था। अकबर के अधिकांश अमीरों ने उसे वापस लौट जाने की सलाह दी, क्योंकि उनका विचार था कि हेमू की विशाल सेना का सामना करना असंभव था। किंतु अकबर का जो संरक्षक है बैराम खां, उसने उसके जो वो विचार थे वो इन सबसे पृथक थे। उसका विचार था कि यदि अकबर वापस लौट जाता है काबुल तक के प्रदेश पर हेमू का अधिकार हो जाएगा। अतः बैराम खां हेमू का सामना करने के पक्ष में था और अकबर का विचार भी भारत में रुकने का ही था। अतः अकबर ने हेमू पर आक्रमण करने का आदेश दिया और सेना को दिल्ली के लिए कूच करने की आज्ञा दे दी थी। इसी बीच बैराम खां ने तारदी बेग पर यह आरोप लगाया कि वह दिल्ली को ऐसे समय छोड़कर भाग आया था जबकि उसे दिल्ली की रक्षा करनी चाहिए थी। इसी आरोप में तारदी बेग को बैराम खां ने मृत्युदंड दे दिया। बैराम खां ने अकबर को भी विश्वास दिला दिया कि यदि तारदी बेग की हत्या नहीं की जाती तो इसके दुष्परिणाम होते, क्योंकि मुगलों की आशाएं तभी पूर्ण हो सकती थी जबकि प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक शक्ति प्रदर्शित कर सकता। अबुल फजल और फरिश्ता लिखते हैं कि बैराम खां द्वारा तारदी बेग को मृत्युदंड दिए जाने का अकबर के सामंतों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। उनके समक्ष अकबर की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त और भी कोई चारा नहीं रहा था। 5 नवंबर 1556 को मुगल और हेमू की सेनाओं के मध्य पानीपत के मैदान में युद्ध हुआ। हेमू की सेना जो थी अत्यंत विशाल और शक्तिशाली थी और इस युद्ध में मुगलों की हार की स्थिति आ गई थी। किंतु यह हेमू का दुर्भाग्य था कि ठीक उस समय जब वह विजय के कगार पर था, एक तीर उसकी आंख में लगा और वो बेहोश हो गया। इससे उसकी सेना में जो था भगदड़ मच गई और हेमू को बंदी बना लिया गया। कहते हैं इस प्रकार हेमू को बंदी बनाया गया और उसे अकबर के जब समक्ष प्रस्तुत किया गया, बैराम खां ने अकबर से स्वयं अपने हाथ से उसकी हत्या करने के लिए कहा, किंतु अकबर ने उसकी इच्छा पूर्ति हेतु अपनी तलवार हेमू के सिर पर छुआकर गाजी की उपाधि धारण की
और उसके बाद बैराम खां ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार वीर हेमू का दुखद अंत हुआ। पानीपत के युद्ध का अत्यधिक राजनीतिक महत्व है। इस युद्ध ने न केवल हेमू की महत्वाकांक्षाओं का अंत किया, बल्कि भारत में हिंदू राज्य की संभावनाओं को भी क्षीण कर दिया। इस युद्ध में भारत में मुगल शासन की पुनर्स्थापना कर दी गई। तीसरी समस्या का निराकरण उसने किया, सिकंदर सूर की महत्वाकांक्षाओं का दमन। पंजाब में सिकंदर सूर का शासन था और उसका दमन करने के लिए बैराम खां ने अक्टूबर 1556 में सेना भेजी थी, जिसे सिकंदर ने परास्त कर दिया था। इससे जो सिकंदर सूर के हैं हौसले और अधिक बुलंद हो गए थे। अतः बैराम खां ने एक बार फिर शक्तिशाली सेना पीर मुहम्मद खां शेरवानी के नेतृत्व में सूर को परास्त करने के लिए भेजी थी। लेकिन पीर जो मुहम्मद है उसने सिकंदर को चारों ओर से घेर लिया था। सिकंदर को यह अनुमान हो गया था कि मुगलों से टक्कर वह नहीं ले सकेगा, अतः उसने संधि करने का प्रयत्न किया था और अपने पुत्र अब्दुल रहमान को इसी उद्देश्य से अकबर के पास भी भेजा। अकबर ने उसके इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसे बिहार में एक जागीरदार का सूबेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार सिकंदर सूर की समस्या का समाधान अकबर ने कूटनीति से किया था। काबुल का मुक्त होना। सुलेमान मिर्जा ने काबुल को घेर रखा था और कहते हैं काबुल की जो समस्या थी वो अकबर के समक्ष मुंह खोले खड़ी हुई थी। किंतु कई माह के घेरे के बाद भी जब मिर्जा काबुल पर अधिकार नहीं कर सका, इससे जो है अकबर को पर्याप्त समय मिल गया था और उसने अपनी सेना काबुल की रक्षार्थ भेज दी थी। दूसरी ओर से उज्बेक भी काबुल की ओर आ रहे थे, अतः मिर्जा ने काबुल का घेरा उठा लिया और इस प्रकार काबुल मुक्त हो गया था। अफगान आदिल सूर का पतन। चुनार का अफगान शासक आदिल सूर भी दिल्ली पर अधिकार करना चाहता था, किंतु 1557 ईस्वी में बंगाल के शासक जलालुद्दीन ने आदिल सूर पर आक्रमण किया और उसे परास्त किया। इस युद्ध में सूर मारा गया और इस प्रकार आदिल सूर से भी अकबर को खतरा नहीं रहा। बैराम खां का पतन। कहते हैं अकबर के अल्पायु में राज सिंहासन पर आसीन होने के कारण बैराम खां को उसका संरक्षक तो नियुक्त किया गया था। बैराम खां कहते हैं अत्यंत योग्य और अनुभवी व्यक्ति था। उसकी सहायता के कारण ही अकबर अपने चारों ओर छाई हुई समस्याओं के घने बादलों से स्वयं को मुक्त भी करा सका था। बैराम खां के प्रयत्नों से ही कश्मीर से अजमेर और काबुल से जौनपुर तक के विशाल भारतीय क्षेत्र पर अकबर का आधिपत्य भी स्थापित हो गया था। बैराम खां अकबर का विश्वास पात्र और अत्यंत निकट था, किंतु कालांतर में अनेक कारणोंवश बैराम खां की स्थिति खराब होती चली गई और अंततः बैराम खां का पतन हो गया। उसके पतन के लिए कुछ कारण उत्तरदायी थे, जैसा कि हम कह सकते हैं कि बैराम खां के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने के कारण या हो जाने के बाद उसके व्यवहार में भी घमंड आ गया था। वह स्वयं को राज्य का वास्तविक शासक समझने लगा था। अकबर धीरे धीरे अनुभवी और नवयुवक हो गया था, अतः अनेक बार अकबर और बैराम खां के विचारों में परस्पर विरोधाभास भी होता गया था। बैराम खां की बढ़ती हुई शक्ति से राज्य के अन्य अमीर और सूबेदार जो थे वो ईर्ष्या करते थे और उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते थे। बैराम खां ने जिस प्रकार तारदी बेग की हत्या की थी, उससे अनेक अन्य अमीर भी उसके विरुद्ध हो गए थे, क्योंकि जो कहते हैं कि अन्य अमीर भी अपनी सुरक्षा की खतरा उन्हें दिखाई देने लग गया था। बैराम खां जो था वो शिया संप्रदाय का था, अतः सुन्नी जो सरदार थे उन्हें ये स्वीकार नहीं था कि वे शिया व्यक्ति की अधीनता में कार्य करें। बैराम खां ईरानी था और तुरानी जो अमीर थे वो उससे रुष्ट रहते थे, खफा रहते थे, घृणा करते थे। इन सब कारणों से बैराम खां के विरुद्ध निरंतर विरोध की भावना बढ़ रही थी और बैराम खां के विरोधियों ने यह भी अफवाह फैला दी थी कि बैराम खां कामरान के पुत्र कासिम को बादशाह बनाना चाहता है। अतः अकबर को जब बैराम खां पर संदेह हुआ तो अकबर ने 1560 ईस्वी में आखेट के बहाने दिल्ली वो पहुंचा और वहां से उसने बैराम खां को संरक्षक और प्रधानमंत्री के पद से हटाए जाने की आज्ञा दे दी थी। अकबर ने बैराम खां को यह भी कहलवाया था कि वह मक्का जाने के लिए काफ़ी समय से कह रहा था, अतः उसका मक्का जाने का प्रबंध कर दिया गया है। बैराम खां जो है इस आदेश के पाने पर दुखी मन से शांतिपूर्वक जाना चाहता था, किंतु उसके कुछ जो मित्र थे उनके द्वारा प्रेरित किया गया
और उसने विद्रोह कर दिया, किंतु अकबर की सेना ने पंजाब में उसे परास्त कर बंदी बना लिया। अकबर ने उसे क्षमा किया और बैराम खां ने मक्का के लिए प्रस्थान किया, किंतु रास्ते में ही पातन यानी कि गुजरात नामक स्थान पर मुबारक खां लोहानी नामक अफगान ने उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार बैराम खां का पतन हुआ। अकबर का स्वतंत्र शासन शुरू हुआ। 1560 ईस्वी तक अकबर ने अपनी सभी प्रारंभिक समस्याओं का समाधान कर लिया था और उसके पश्चात उसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने और उसका विस्तार करने का प्रयत्न शुरू कर दिया था। धन्यवाद।